जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 जो कि रिप्लेस करके आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को और जो कि लागू है पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से। कुछ चीजें एड ऑन कर दी गई हैं, इसमें सेक्शन की संख्या कुछ बढ़ गई है। धारा 167 हुआ करती थी, 167 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब टोटल हमारे पास जो धाराएं हैं 170 हैं। बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज भी नहीं हुई हैं। जो परिवर्तन मुख्य रूप से आया है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड थोड़ी सी क्लैरिटी और कर दी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें उतनी क्लियर नहीं थी पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जितनी कि यहाँ पर कर दी गई रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। और बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज इसमें देखने को नहीं मिलता है। सेक्शन इंडेक्स जरूर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यही साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको BSA बोलते हैं हम इन शॉर्ट। तो आज मैं इस क्लास में आपको जो मुख्यतः पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि साक्ष्य क्या है, क्योंकि अधिनियम का नाम भी यही है और पूरा एक्ट इस एक शब्द पर टिका हुआ है और इसी से रिलेटेड ये सारी बातें बताता है। तो साक्ष्य क्या होता है और साक्षी कौन हो सकता है, ये दो बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि साक्ष्य अधिनियम के वो कौन से 3 मुख्य नियम हैं, मुख्य सिद्धांत हैं जिन पर पूरा साक्ष्य अधिनियम आधारित होता है, जिन्हें कि 3 गोल्डन रूल ऑफ एविडेंस एक्ट नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं साक्ष्य क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या उपयोग होता है, कोर्ट में इसकी नेसेसिटी क्या है और कोर्ट किस प्रकार से इसका उपयोग करता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सामान्य शब्दों में एक बात समझाता हूं। देखिए, कभी भी किन्हीं भी 2 पक्षकारों के बीच में, मानते हैं ये है रोहन एंड ये है मोहन, इन दोनों के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है। ये विवाद चाहे जैसा हो, ये विवाद क्रिमिनल नेचर का हो सकता है, ये विवाद सिविल नेचर का हो सकता है, ये विवाद कोई भी हो सकता है। लेकिन जब भी कोई विवाद होता है, हम सामान्य अर्थों में भी देखते हैं, अगर 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई है, विवाद हो गया है, तीसरे पक्ष के पास यदि आप अपना विवाद सुलझाने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां वो थर्ड पर्सन, क्योंकि ये व्यक्ति अपने फेवर की बात कहेगा, ये व्यक्ति अपने फेवर की बात कहेगा। अब जो थर्ड पर्सन जो यहां बैठा है, जो हमारे केस में जज है, ये कैसे डिसाइड करे कि ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रहा है। ये डिसाइड कैसे करेगा जज कि कौन सही बोल रहा है, ये डिसाइड कैसे करेगा। तो डेफिनेटली हमें कुछ सबूतों की, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो ये बता पाएंगी। कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे कि हाँ हमारे सामने इनके बीच में विवाद हुआ था, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हो सकता है, अगर आज का जमाना है तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा सकता है कि भाई लड़ाई पहले किसने शुरुआत करी थी। आजकल तो चीजें रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, तो बताया जा सकता है कि किस प्रकार से विवाद शुरू हुआ था और वास्तव में गलती किसकी कम है, किसकी ज्यादा, या किसकी गलती है और किसकी नहीं है। तो यही हमारे केस में भी होता है कि जब भी न्यायालय के सामने कोई विवाद पहुंचता है, वो विवाद सिविल हो या क्रिमिनल हो, तो न्यायालय जब निर्णीत करता है उस मामले को, जब किसी भी पक्षकार के फेवर में और दूसरे पक्षकार के अगेंस्ट में जजमेंट देता है, तो उसे कुछ बातें जाननी होती हैं। क्योंकि जज है, इसका मतलब हम ये बिल्कुल नहीं लगा सकते कि उसे एकदम सब कुछ ज्ञात हो जाएगा पार्टीज को देखने भर से। यद्यपि हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें जुडिशरी नोटिसेबल होती हैं, लेकिन सामान्य दशाओं में तो यही होता है कि जब भी मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो जज को कुछ ऐसी बातें जाननी होंगी, कुछ तथ्य जज को पता करने होंगे जिनसे कि वो डिसाइड कर पाए कि दोनों पक्षकारों में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो वे सारे तथ्य, वे सारे फैक्ट, वे सारी बातें जो कोर्ट में पक्षकार बताते हैं,
प्रस्तुत करते हैं वो सारी बातें क्या है, साक्ष्य कहलाती है। क्या कहलाती है, साक्ष्य कहलाती है, एविडेंस कहलाती है। अभी हम साक्ष्य की डेफिनेशन भी देखेंगे जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ई में परिभाषित किया गया है साक्ष्य को। लेकिन इससे पहले हम एक सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बताता हूं। सामंत साहब की एक परिभाषा है, उनका कहना है कि वे सारे तथ्य जिनमें कि प्रमाणकारी बल हो। क्या कहा कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, यानी कि प्रोबेटिव वैल्यू जो फैक्ट्स रखते हैं, उन्हें हम साक्ष्य कहते हैं। सामंत साहब की यह परिभाषा है। अब हम जरा देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्लॉज में बीएसए का जो डेफिनेशन क्लॉज है जो कि 21E है, ये किस तौर पे परिभाषित करता है साक्ष्य को, जरा देखते हैं। ये बेरेक्ट मैंने यहां पर खोला हुआ है बीएसए का, तो इसके 21E, जी हाँ, क्लॉज 2 धारा 2 की उपधारा 1 के खंड नाम में यदि हम देखते हैं तो यहां पे है साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस डेफिनेशन को देखने भर से हमें यह समझ में आया कि यह साक्ष्य को परिभाषित नहीं करता है, यह सिर्फ साक्ष्य के प्रकार बताता है। इसलिए हमने साक्ष्य को पहले ही सरल शब्दों में परिभाषित कर दिया कि कोई भी ऐसा तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, इतना फोर्स, इतनी प्रोबेटिव वैल्यू है कि अगर कोर्ट के सामने वो साबित हो जाती है तो किसी बात को साबित कर देगा, प्रूव कर देगा। जैसा कि कहा भी जाता है कि सबूत क्या है, सबूत साक्ष्य का परिणाम होता है। ठीक है, तो यहां पर यह कहता है कि सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्यों के विषयों के संबंध अपने साक्षियों द्वारा, अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है, अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो मौखिक साक्ष्य जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए गए कथन भी शामिल हैं। मौखिक रूप से जो एक प्रकार बताया, मौखिक रूप से दिए गए कथन। दूसरा यह कहता है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत की जाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं, ये दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। तो 21E ऑफ बीएसए में टाइप ऑफ एविडेंस बता दिया गया, ना कि उसको डिफाइन किया गया। तो क्या कहा कि इससे हमें सामान्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार के एविडेंस निकल के आते हैं। नंबर 1 मौखिक साक्ष्य, नंबर 2 दस्तावेजी साक्ष्य और नंबर 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पहले सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड की बात करता था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो कथन दिए जाते हैं उन्हें भी एविडेंस माना जा सकता है। तो 3 प्रकार के साक्ष्य हम यहां देखते हैं, मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये अब मैंने आपसे एक लाइन बोली अभी कि सबूत साक्ष्य का परिणाम है। कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साक्ष्य सबूत का एक ही चीज है। नहीं, वे सारे तथ्य जो आप कोर्ट में देते हैं वे साक्ष्य हैं, और जब वे साबित हो जाते हैं, जिनमें से जो जितने तथ्य हैं उनमें से कुछ तथ्य साबित होंगे, जरूरी नहीं पूरे हो जाएं, जितने साबित हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रूफ। तो सबूत क्या है, साक्ष्य का परिणाम है और उसका साक्ष्य मात्र उसका साधन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा बेरेट की डेफिनेशन से भी और सिंपल डेफिनेशन, साधारण परिभाषा से भी, कि साक्ष्य से क्या अभिप्रेत है। यद्यपि ये कंप्लीट नहीं है। टाइप्स ऑफ एविडेंस में यदि देखा जाए तो बहुत सारे और भी एविडेंसेस आते हैं, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, मटेरियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हेयरसे एविडेंस, बहुत सारे एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, लेकिन ये अभी मैं यहाँ पर डील नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ जनरल डेफिनेशन और बेरेट की डेफिनेशन ही आपको यहाँ बताना चाह रहा था। अब इसके बाद में मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि सबसे पहले साक्ष्य, क्योंकि ये आधार बिंदु हैं इस अधिनियम के, और उसके बाद आता है साक्षी। मैंने क्या कहा कि ये आधार बिंदु हैं इस एक्ट के, एक साक्ष्य और दूसरा साक्षी। तो साक्षी कौन हो सकता है, सवाल ये है। साक्ष्य तो हमने देख लिया कि साक्ष्य क्या हो सकता है, अब बात ये है कि साक्षी कौन हो सकता है, ये प्रश्न चिन्ह है, कौन हो सकता है साक्षी। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारा एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस की सेक्शन 118 बताता था, विच इज नाउ सेक्शन 124। जो धारा 118 थी
एविडेंस एक्ट की, ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था और ये है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, सिंपल सा आंसर, कि साक्षी कौन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति साक्षी बन सकता है। तो क्या एक 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति साक्षी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या एक 5 साल का, 4 साल का बच्चा साक्षी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या एक पागल व्यक्ति साक्षी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे कह रहे हैं सर आप? पागल व्यक्ति कैसे साक्षी हो जाएगा? एक बुजुर्ग कैसे साक्षी हो जाएगा? 5 साल का बच्चा साक्षी कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा साक्षी। आपको छोटा सा एक टेस्ट करना पड़ता है। आपको उस टेस्ट में उस व्यक्ति की समझ की परख करनी पड़ती है, मैच्योरिटी लेवल देखना पड़ता है। इस धारा में यह कहा गया है कि यदि अतिवार्धक्य मतलब अत्यधिक बुढ़ापा, बालकपन यानी कि बचपन, माइनॉरिटी की वजह से, टेंडर ईयर्स ऑफ एज की वजह से, या मानसिक या शारीरिक किसी भी बीमारी की वजह से अगर वो व्यक्ति जिससे कोई सवाल किए जाते हैं कोर्ट में, उन सवालों को समझने में और उनके युक्ति संगत आंसर देने में, रीजनेबल आंसर करने में यदि वो असमर्थ है तो ही वो साक्षी नहीं हो सकता। अदरवाइज हर व्यक्ति साक्षी हो सकता है। क्या कहा मैंने? कोई भी व्यक्ति साक्षी हो सकता है। देखना सिर्फ इतना होगा कि क्या वो उससे किए गए प्रश्नों को समझ पा रहा है और क्या वो उन प्रश्नों के युक्ति संगत उत्तर दे पा रहा है या नहीं। ये 3 चीजें जब हम समझते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये साक्षी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया, ये हमारा इंडियन एविडेंस का 118 था। नाउ इट इज अंडर बीएसए, अंडर सेक्शन 124। तो मेरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी आपको मिलेगा। साक्ष्य क्या होता है और साक्षी क्या होता है, दोनों चीजें हमने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब यहां से आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 गोल्डन रूल ऑफ बीएसए, इसको पहले हम एविडेंस एक्ट बोलते थे, नाउ इट इज बीएसए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 मुख्य आधारभूत सिद्धांत हैं जिन्हें हम गोल्डन रूल ऑफ बीएसए के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत, इन्हीं सिद्धांतों के इर्द गिर्द पूरा बीएसए घूमता है। इन सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो ये है कि साक्ष्य सदैव विवादक विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। और इसको जस्टिफाई करता है सेक्शन 3 ऑफ बीएसए। क्या कहता है कि देखिए, जब भी आप कोर्ट में एविडेंस देने जाते हैं, हो सकता है कि एक घटना की ढेरों जानकारी आपके पास हो, लेकिन सेक्शन 3 जो है इसको कन्फाइन कर देता है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। कहता है कि आप कोर्ट में कौन सा एविडेंस देंगे। सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा कि विवादक विषय तक ही सीमित होना चाहिए। देन व्हाट इज विवादक विषय, व्हाट इज फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू को हम कह सकते हैं सरल शब्दों में जो विवाद की जड़ है, जो पक्षकारों के बीच में मुख्य विवाद है। तो सेक्शन 3 ने क्लियरली कह दिया कि आप एविडेंस यदि कोर्ट में देना चाहते हैं तो आप फैक्ट इन इशू के बारे में ही देंगे, नंबर 1। और दूसरा, फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनका ही साक्ष्य देंगे। अब ये प्रकार कौन सा है जिससे जुड़े हुए हैं? तो हम ये कह सकते हैं 4 to 50। क्या कहा मैंने? रिलीवेंसी के जो प्रकार हैं आपको बताना पड़ेगा कि कोई तथ्य विवादक तथ्य से किस प्रकार जुड़ा है। धारा 4 से 50 के बीच में लिंकेज आपको बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है मर्डर का एक आरोपी है, वो अन्यत्र उपस्थिति प्ली ऑफ एलिबाई साबित करना चाहता है, तो वो बताएगा कि सर जिस दिन घटना हुई वहां से मैं 500 किलोमीटर दूर था। ठीक है, कोर्ट कहेगा अच्छा 500 किलोमीटर दूर थे, ये किस प्रकार रिलीवेंसी रखता है इस मामले में? तो व्यक्ति कहेगा, जो साक्ष्य देता है, कि सर ये प्ली ऑफ एलिबी का जो है अविवाक है, जो कि मैं लेता हूं अंडर सेक्शन 9 ऑफ बीएसए, जो कि हमारा पुराने एक्ट में धारा 11 में हुआ करता था। तो क्या कहा मैंने
कि ये मुख्य सिद्धांत पहला ये है कि साक्ष्य हमेशा विवादक विषय तक ही सीमित रहना चाहिए। सुनी, अब दूसरा जो है वो है सुनी सुनाई साक्ष्य ग्रहण नहीं, सुनी सुनाई साक्ष्य ग्रहण नहीं की जानी चाहिए। 3 गोल्डन रूल जो है जिन पर एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिपेंड करता है, उसका दूसरा गोल्डन रूल है वो है कि सुनी सुनाई साक्ष्य ग्रहण नहीं की जानी चाहिए। हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिसिबल, हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं किया जाना चाहिए। फिर क्या होता है हियर से एविडेंस, और क्या ये मैं मन से बता रहा हूं? नहीं, इसको जस्टिफाई करता है सेक्शन 55 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि हुआ करता था अंडर सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इस मामले में क्या सुनी सुनाई साक्ष्य से क्या मतलब है? नाम से ही क्लियर है, पढ़ने भर से हमें समझ में आता है कि ऐसी एविडेंस जो कि सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई घटना देखी और मैं अगर कोर्ट में जाकर एविडेंस देता हूं तो इट इज अ डायरेक्ट एविडेंस, लेकिन मैंने अपने मित्र को बताया और वो मित्र कोर्ट में जाके अगर बताता है कि सर विजेंद्र सर ने ऐसी घटना देखी थी, उनने मुझे ऐसा बताया, तो ये सुनी सुनाई साक्ष्य होगी, ये हेयर से एविडेंस होगा। क्योंकि धारा 55 यही कहती है कि मौखिक साक्ष्य हर मामले में प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? ये डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट से क्या मतलब? अगर किसी ने देखा तो जिसने देखा वही कोर्ट में आके बताएगा कि ऐसा घटित हुआ था। किसी ने सुना तो वही कोर्ट में आके बताएगा कि मैंने सुना था। किसी ने किसी इंद्री से महसूस किया तो वही व्यक्ति कोर्ट में आके बताएगा कि मैंने इस इंद्री से महसूस इसको किया था। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जो निकलता है वो निकलता है सेक्शन 55 से। क्योंकि अगर डायरेक्ट को उन्होंने क्या कर दिया कि डायरेक्ट एविडेंस ही होगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट एविडेंस उन्होंने, इनडायरेक्ट से मतलब वो इनडायरेक्ट नहीं, यहां पे सुनी सुनाई से मतलब है। हियर से एविडेंस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा गोल्डन रूल। तीसरा जो है वो है सर्वोत्तम साक्ष्य ही दिया जाना चाहिए। हमेशा आपको बेस्ट एविडेंस ही देना चाहिए। देन व्हाट इज बेस्ट एविडेंस? अगर सर्वोत्तम साक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, बेस्ट एविडेंस की बात कर रहे हैं, तो ये बेस्ट एविडेंस आपको कहां मिलता है? ये बेस्ट एविडेंस आपको किन किन सेक्शंस में मिलता है? तो ये मैं आपको बताऊंगा, 3 सेक्शन है, 56, 59 और 94। ये 3 सेक्शन हैं जो कि कहते हैं कि हमेशा बेस्ट एविडेंस ही दिया जाना चाहिए। बेस्ट क्या होता है? तो देखिए, अगर आप इन सेक्शंस पे देखेंगे तो ये क्या कहता है कि अगर जहां पर बात आए कि मौखिक और दस्तावेजी, तो मौखिक और दस्तावेजी की अगर बात होगी तो उसमें दस्तावेजी साक्ष्य को बेस्ट एविडेंस माना जाएगा। किसको बेस्ट माना जाएगा? दस्तावेजी साक्ष्य को। फिर यह कहता है कि जहां तक संभव हो आप प्राइमरी एविडेंस से ही मामले को साबित करने की कोशिश करो। क्या कहा? देखिए, अगर प्राइमरी और मौखिक, अगर दस्तावेजी और मौखिक है तो दस्तावेजी को बेस्ट मानेंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। वहीं यदि प्राइमरी और सेकेंडरी है तो प्राइमरी को बेस्ट एविडेंस मानेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है सर? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी है, उसकी फोटोकॉपी अगर हमने करा के दे दी तो सेकेंडरी है। और फिर 94 ये कहता है, 94 ये कहता है कि जो बात लिखी हुई है उसको लिखित के द्वारा ही साबित करना है। ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड। तो फिर क्या बेस्ट एविडेंस है? और ये तीनों सेक्शन पूछे जाते हैं जो कि अब बदल गए हैं, ये पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। कई बार आता है कि बेस्ट एविडेंस का उदाहरण कौन सा है, तो ये 3 जगह आपको बेस्ट एविडेंस का उदाहरण देखने को मिलता है। तो यहां पे आप ये याद रखिएगा कि बेस्ट एविडेंस का मतलब, देखिए क्या होता है बेस्ट मतलब, अगर आपके पास 2 साक्ष्य उपलब्ध हैं, दोनों ही रिलीवेंसी रखते हैं, लेकिन उसमें से एक की एविडेंशियबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है तो दूसरे की ज्यादा हो सकती है, तो जो उनमें से बेस्ट है वो आपको एविडेंस देना है, और उसको जस्टिफाई करते हैं ये 3 सेक्शन। इनको मैं डिटेल में पढ़ा सकता था, लेकिन समयाभाव के कारण मैंने कम शब्दों में इसको आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है,
तो आज मैं बस इतना ही आपको बताना चाह रहा था। मैंने आपको साक्ष्य बताया, मैंने आपको साक्षी बताया, और मैंने आपको 3 जो बेसिक फंडामेंटल जो रूल हैं, इसके 3 गोल्डन रूल जिन्हें बोला जाता है एविडेंस एक्ट के, वो बताए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जो जुड़े हुए हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, उन सबके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये 3 चीजें फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है जब भी आप इस एविडेंस एक्ट को या भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe for more content.